मेरे सिर से बस एक बाल क्या गिरा, पूरे देश में अचानक फर्स्ट लेवल अलर्ट लग गया। वजह यह थी कि मेरे शरीर के अंदर 49 खतरनाक शैतानी पर्सनैलिटीज कैद हैं। इनमें बेरहम जैक द रिपर भी है, इंसानों को खा जाने वाला हैनिबल भी, और वो राक्षस भी जो अपने नंगे हाथों से एयरक्राफ्ट कैरियर तक फाड़ सकता है। लोगों की सुरक्षा के लिए मैंने अपनी मर्जी से खुद को एक मानसिक अस्पताल में कैद कर रखा था। लेकिन आज मेरी बेटी गायब हो गई थी। पुलिस 14 दिनों से उसे ढूंढ रही थी, फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी सामने शीशे में दिख रहे मेरे ही अक्स की आंखें अचानक खून जैसी लाल हो गईं। उसने कहा कि वो निकम्मे लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें बाहर निकलने दो, हम पूरी दुनिया को खून की नदी बना देंगे। मैं क्लास एस की हाई सिक्योरिटी कैद वाली सेल के फर्श पर बिल्कुल सीधा बैठा था। मेरी पीठ देवदार के पेड़ की तरह सीधी थी। मेरे चारों तरफ 3 मजबूत मिश्र धातु की दीवारें थीं। 24 घंटे इंफ्रारेड निगरानी चलती रहती थी। फायर हाइड्रेंट की तरह दिखने वाले सेंसर बम इस खास पिंजरे का हिस्सा थे जिसे देश ने सिर्फ मेरे लिए बनाया था। अगर मैं 10 वर्ग मीटर के इस सफेद घेरे से आधा इंच भी बाहर निकलता तो सब कुछ तुरंत उड़ जाता। मैंने फर्श पर गिरा अपना काला बाल उठाया और उंगलियों में घुमाने लगा। किसी को समझ नहीं आता कि एक बाल गिरने से पूरे देश में अलर्ट क्यों लग जाता है। असल में मेरे अंदर मौजूद 49 शैतानी पर्सनैलिटीज मेरे शरीर के हर हिस्से से जबरदस्ती बांध कर रखी गई थीं। एक बाल का गिरना इस बात का संकेत था कि मेरी मानसिक बेड़ियां ढीली पड़ रही हैं, यानी वो पर्सनैलिटीज जल्द ही काबू से बाहर जा सकती थीं। देश ने मेरे शरीर के अंदर नैनो सेंसर लगाए हुए थे। जैसे ही शरीर से अलग हुए किसी हिस्से का सिग्नल मिलता, हजारों मील दूर मौजूद इमरजेंसी कमांड सेंटर में सबसे ऊंचे स्तर का अलर्ट तुरंत बज उठता। जैसे ही वो बाल जमीन पर गिरा, सेल के बाहर हल्की सी भनभनाहट सुनाई दी। मैं अच्छी तरह समझ गया कि पूरे देश में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। भारी हथियारों से लैस अनगिनत सैनिक पहाड़ों के बीच बने इस मानसिक अस्पताल की तरफ दौड़ रहे होंगे। उन्हें मुझसे डर लगता था, बल्कि मेरे अंदर कैद 49 राक्षसों से। स्किनर होश में आते ही इंसान की खाल तक उधेड़ सकता था। कैनिबल अपने नंगे हाथों से बाघ को चीर सकता था, और वो राक्षस तो एयरक्राफ्ट कैरियर तक फाड़ देता था। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता तो आधी दुनिया दहशत में डूब जाती। इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से खुद को यहां कैद कर लिया था। पूरे 10 साल हो चुके थे। 10 साल तक मैंने अपने मन को पूरी तरह काबू में रखा, एक भी पर्सनैलिटी को अपनी बेड़ियां तोड़ने नहीं दी। लेकिन 14 दिन पहले पुलिस स्टेशन से आया एक फोन मेरी सारी हिम्मत तोड़ गया। मेरी बेटी, जो इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी परवाह थी, लापता हो चुकी थी। पुलिस 14 दिन तक तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई निशान तक नहीं मिला। मैंने धीरे से नजरें झुका दी और सामने लगी दीवार के शीशे को देखने लगा। वो एक तरफ से दिखाई देने वाला शीशा था। बाहर वाले मुझे देख सकते थे, लेकिन मुझे सिर्फ अपना अक्स दिखाई देता था। मगर इस वक्त उस अक्स में बदलाव आ चुका था। जो चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, उसकी आंखें धीरे धीरे खून जैसी लाल हो गईं। फिर उसने भारी और खुरदुरी आवाज में कहा कि वो निकम्मे लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये आवाज जैक द रिपर की थी। उसने फिर कहा कि हमें बाहर निकलने दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी मुट्ठी और कस ली। उसने कहा कि हम पूरी दुनिया को खून से भर देंगे। ये शब्द मेरी आखिरी मानसिक दीवार को भी चीरते हुए अंदर उतर गए। मैंने धीरे से सिर उठाया और शीशे में दिख रहे अपने अक्स की तरफ हल्का सा सिर हिला दिया। तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। दवा देने का समय हो चुका था। मोटा मिश्र धातु वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला और सफेद कोट पहने एक नर्स ट्रे लेकर अंदर आया। उसके चेहरे पर शहर के लोगों वाली वही बेजान और बेपरवाह सी शक्ल थी। पिछले 10 सालों में मैंने कभी कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी, इसलिए वो मुझे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता था। उसने दवा रखी और वापस मुड़ गया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि यही मेरा मौका है। अगर मुझे इस सेल से बाहर निकलना था तो ताकत से निकलना नामुमकिन था। मुझे ऐसी पर्सनैलिटी का सहारा लेना होगा जो भेष बदलने में माहिर थी। मैंने अपनी चेतना को खुद ही उस पहली पर्सनैलिटी की तरफ मोड़ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। अगले ही पल मेरा पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। मेरा चेहरा देखते ही देखते बिल्कुल सफेद पड़ गया। ये मेथड
एक्टर पर्सनैलिटी की ताकत थी। वो हार्ट अटैक से मरते हुए इंसान की हालत को बिल्कुल असली जैसा दिखा सकती थी। मैंने बहुत कमजोर आवाज में कहा कि मेरी मदद करो। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जैसा मैंने सोचा था, नर्स घबरा गया। वो तुरंत मेरी तरफ दौड़कर आया ताकि देख सके मुझे क्या हुआ है। यही सही मौका था। मेरी आंखों की सारी कमजोरी एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह बर्फ जैसी ठंडी धार आ गई। मैंने झटके से उसका गला पकड़ लिया और अपनी कोहनी पूरी ताकत से उसकी गर्दन के पीछे दे मारी। हल्की सी आवाज हुई और वो बिना कुछ बोले वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने उसके शरीर से सफेद कोट उतारकर खुद पहन लिया, फिर उसके चेहरे वाला मास्क भी लगा लिया। शीशे के सामने खड़े होकर मैंने अपना कॉलर ठीक किया। अब मेरा अक्स बिल्कुल उसी नर्स जैसा दिख रहा था। कद, शरीर और हुलिया सब कुछ उससे मेल खा रहा था। मैंने ट्रे उठाई और आराम से अकेली कैद वाली सेल से बाहर निकल गया। गलियारा पूरी तरह खाली था। सिर्फ ऊपर लगे सिक्योरिटी कैमरे चुपचाप घूम रहे थे। मैं बिना इधर उधर देखे सीधा चलता रहा। जैसे ही मोड़ पार किया, सामने एक मजबूत शरीर वाला आदमी आ गया। वो सिक्योरिटी का हेड था। उसने मुझे गौर से देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने पूछा कि तुम वहां से बाहर कैसे आए? अंदर वाला वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। मुझे पता था कि अगर उसने सवाल जारी रखा तो मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त लड़ाई करना सबसे बड़ी गलती होती। ऐसा करते ही पूरे अस्पताल का अलार्म बज जाता। इसलिए मुझे एक ऐसी पर्सनैलिटी की जरूरत थी जो लोगों के दिमाग पर असर डाल सके। मैंने तुरंत अपनी चेतना बदल दी और मनोवैज्ञानिक पर्सनैलिटी को अपने शरीर का नियंत्रण दे दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में सीधे देखता रहा। उसी समय मेरे होंठ हल्के से हिले और मैंने बहुत धीमी आवाज में कुछ शब्द बोले। फिर मैंने कहा कि अच्छा होगा, तुम लाउंज में जाकर एक कप कॉफी पियाओ। अगले ही पल सिक्योरिटी हेड की आंखें पूरी तरह खाली हो गईं, जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। फिर वो खुद से बड़बड़ाया कि हाँ, मुझे जाकर एक कप कॉफी पीनी चाहिए। वो बिना कुछ बोले मुड़ा और लड़खड़ाते कदमों से लाउंज की तरफ चल पड़ा। मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। गलियारे के आखिर तक पहुंचा और इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा खोल दिया। बाहर मानसिक अस्पताल की ऊंची दीवार खड़ी थी। वो करीब 100 मीटर ऊंची थी। ऊपर बिजली वाले तार और हथियार बंद पहरेदार तैनात थे। मैंने ऊपर लगे सिक्योरिटी कैमरे की तरफ देखा। मुझे पता था कि अब सबसे बड़ी रुकावट यही दीवार थी। इतनी ऊंची दीवार पर आम तरीके से चढ़ना नामुमकिन था। इसके लिए मुझे ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी जिसके पास असाधारण ताकत और फुर्ती हो। मैंने तुरंत अपनी चेतना बदल दी और चढ़ने व ऊंची छलांग लगाने में माहिर पर्सनैलिटी को जगा दिया। फिर कुछ कदम पीछे हटकर पूरी ताकत से दौड़ा। दीवार के बिल्कुल पास पहुंचते ही मैंने पूरी ताकत से छलांग लगाई। मेरा शरीर हवा में ऐसे फैल गया जैसे कोई विशाल बाज अपने पंख खोल रहा हो। मैंने अपने पैर की नोक से दीवार को हल्का सा छुआ और उसी रफ्तार का सहारा लेकर और भी ऊंची छलांग लगा दी। मैं धनुष से निकले तीर की तरह सीधे दीवार के ऊपर से निकल गया। जमीन पर उतरते ही मैंने पीछे मुड़कर दीवार पर लगे कैमरे की तरफ देखा और धीरे से अपना मास्क उतार दिया। धूप में मेरी लाल आंखें ठंडी चमक के साथ दमक रही थीं। मैंने बस इतना कहा कि मैं अपनी बेटी को लेने आया हूं। मेरे पीछे उसी वक्त पूरे मानसिक अस्पताल का अलार्म आसमान तक गूंज उठा। मैं लगातार दौड़ता रहा। रास्ते भर हर सिक्योरिटी कैमरे से बचता हुआ आखिर पुराने शहर में बने अपने जर्जर से घर पहुंच गया। यही मेरा और मेरी बेटी का घर था। मैंने दरवाजा खोला तो धूल की तेज गंध सामने आई। पूरा घर खाली पड़ा था। अंदर सिर्फ कुछ पुराने और टूटे हुए फर्नीचर बचे थे। फर्श पर अब भी सूख चुके खून के कुछ निशान मौजूद थे जो गहरे भूरे रंग के हो चुके थे। 14 दिन पहले पुलिस को यही खून मिला था और उसी दिन उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी बेटी गायब हो चुकी है। उन्होंने 14 दिन तक तलाश की, लेकिन आखिर में बस इतना कहा कि शायद उसका अपहरण करके उसे कहीं बेच दिया गया है। उसके बाद जांच पूरी तरह बंद हो गई। मैंने तिरस्कार से हंसते हुए उन्हें निकम्मा कहा। फिर मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। इस खाली घर में कोई सुराग ढूंढने के लिए मुझे उस पर्सनैलिटी की जरूरत थी जो सबसे छोटे निशान भी पकड़ सके। मैंने खुद को पूरी तरह शांत किया और डिटेक्टिव पर्सनैलिटी को जगा दिया।
जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मेरी नजरें बेहद तेज हो चुकी थीं, जैसे कोई बेहद सटीक स्कैनर हर चीज को पढ़ रहा हो। ये उसी पर्सनैलिटी की ताकत थी जो ऐसे छोटे से छोटे निशान भी देख सकती थी जिन्हें आम इंसान कभी नहीं देख पाता। मैं नीचे बैठ गया और उंगलियों से फर्श को धीरे धीरे टटोलने लगा। हर इंच को ध्यान से झांचा। तभी खून के निशान के किनारे मुझे बहुत ही बारीक सी खरोंच दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धातु की चीज से बनी हो। मैं उस निशान के पीछे पीछे बढ़ा और सोफे के नीचे बने छोटे से खाली हिस्से में हाथ डाला। वहां मुझे धातु की एक छोटी सी चीज मिली। वो चांदी का बना एक कफलिंक था। उस पर एक छिपा हुआ खोपड़ी का निशान बना था और उसकी आंख के कोने पर बहुत हल्का सा आधे चांद जैसा कट लगा हुआ था। मैंने उस कफलिंक को उंगलियों में घुमाया। सिर्फ उसे देखकर कोई खास जानकारी मिलना मुश्किल था, इसीलिए मुझे ऐसी पर्सनैलिटी की जरूरत थी जो अपराधियों की मानसिकता और उनके सामाजिक स्तर को समझने में माहिर हो। मैंने तुरंत अपनी चेतना बदल दी और क्रिमिनल प्रोफाइलर पर्सनैलिटी को जगा दिया। ये पर्सनैलिटी इंसानी फितरत को गहराई से समझती थी और छोटे से छोटे सुराग से सामने वाले की पहचान और हैसियत का अंदाजा लगा सकती थी। मैंने धीरे धीरे खुद से कहना शुरू किया कि यह खास ऑर्डर पर बना शुद्ध चांदी का कफलिंक है जिसकी कीमत कम से कम 5 अंकों में होगी। मेरी उंगलियां उस पर बने निशान को महसूस कर रही थीं। उस पर पुराने भारतीय चंदन की खुशबू थी और साथ ही सीमित संस्करण वाले क्यूबाई सिगार की महक भी। जो इंसान ये दोनों चीजें इस्तेमाल करता हो वो या तो बहुत अमीर होगा या बहुत ताकतवर। ये घर बेहद साधारण और जर्जर था, लेकिन यहां इतना महंगा कफलिंक मिलना साफ बताता था कि वो जानबूझकर अपनी पहचान छिपाकर यहां आया था। खून के निशानों और खरोंचों की दिशा देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि यहां कम से कम 3 अपहरणकर्ता थे। उनकी हरकतें बेहद तेज और पेशेवर थीं। इसका मतलब था कि वो प्रशिक्षित भाड़े के लड़ाके थे और जिसने उन्हें भेजा था वो इस शहर का कोई बहुत बड़ा उद्योगपति या बेहद ताकतवर आदमी था। मैं खड़ा हुआ, कफलिंक अपनी जेब में रखा और घर से बाहर निकल गया। अब मुझे सीधे अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट जाना था। यही एक ऐसी जगह थी जहां इस खास गुप्त कफलिंक की असली पहचान तक पहुंचा जा सकता था। शहर के बाहरी इलाके में एक छोड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर वो अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट छिपा हुआ था। उसके दरवाजे पर 2 हट्टे कट्टे आदमी पहरा दे रहे थे। उनकी कमर के पास उभरी हुई जगह साफ बता रही थी कि उन्होंने हथियार छिपा रखे हैं। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, उन्होंने मुझे रोक लिया। उनमें से एक ने सख्त लहजे में पूछा कि क्या काम है और मुझे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं हल्का सा किनारे हो गया, होंठों पर ठंडी मुस्कान आई और मैंने कहा कि मैं किसी से मिलने आया हूं। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दोनों ऐसे चौंके जैसे किसी ने उनकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत कमर से बड़ी छुरियां निकाली और सीधे मुझ पर हमला कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं हटा। मुझे पता था कि ऐसे क्रूर पहरेदारों से निपटने का सिर्फ एक तरीका है, उन्हें पूरी ताकत से कुचल देना। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। मैंने तुरंत अपनी चेतना बदल दी और अपनी सबसे ताकतवर लड़ाकू पर्सनैलिटी को जगा दिया। मैंने सफेद कोट उतार दिया और उसके नीचे पहना काला टाइट सूट दिखाई देने लगा। अगले ही पल मेरी हड्डियों से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। मेरी मांसपेशियां पल भर में फूल गईं और मेरा पूरा आभा मंडल बदल गया, जैसे कोई सोया हुआ खूंखार जानवर अचानक जाग उठा हो। मेरी बरसरकर पर्सनैलिटी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। मेरी ताकत एक ही पल में 10 गुना बढ़ गई। जो छुरी मेरी तरफ आ रही थी वो अब मुझे रेंगते हुए घोंघे जितनी धीमी दिखाई दे रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी धार को बिल्कुल सही जगह से पकड़ लिया। एक तेज टूटने की आवाज आई और मैंने नंगे हाथों से उस मजबूत स्टील की छुरी तोड़ दी। दोनों आदमियों की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन मैंने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। मैंने बाएं हाथ से एक के सीने पर जोरदार मुक्का मारा और दाएं हाथ से दूसरे की कलाई पकड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दी। उनकी दर्द भरी चीखें लगातार गूंजने लगीं। दोनों हवा में उछलकर पीछे दीवार से टकराए और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। शोर इतना ज्यादा था कि फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोग भी सतर्क हो गए। कुछ ही पलों में लोहे की पाइपें और बड़ी छुरियां लिए दर्जनों गुंडे बाहर निकल आए और चारों तरफ से मुझे घेर लिया। उनके
चेहरों पर खतरनाक मुस्कान थी और वो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे भूखे भेड़ियों का झुंड अपने सामने ताजा शिकार देख रहा हो। अरे लड़के, यहां आकर हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? सामने खड़े गंजे आदमी ने जमीन पर थूकते हुए अपनी लोहे की पाइप पूरी ताकत से घुमाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी कलाइयों को हल्का सा घुमाया। अगले ही पल मैं काली बिजली की तरह भीड़ के बीच घुस गया। चारों तरफ से लोहे की पाइपें मेरी तरफ लपकीं और हवा को चीरती हुई आने लगीं। मैंने सामने आती एक पाइप को एक हाथ से पकड़ लिया और जोर लगाया। पल भर में वो पाइप टेढ़ी होकर मुड़ गई। मैंने उसे यूं ही फेंक दिया और वो सीधा एक गुंडे के घुटने पर जाकर लगी। उसकी दर्द भरी चीख निकल गई, लेकिन मैंने किसी की जान नहीं ली। मैंने सिर्फ उनके जोड़ तोड़े ताकि वो दोबारा लड़ने लायक न रहें। पूरी लड़ाई में कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाया। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि दर्जनों गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। मैं सीधे उस गंजे आदमी के पास गया, उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और ठंडी आवाज में कहा कि मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो बार बार सिर हिलाने लगा। ब्लैक मार्केट का बॉस फैक्ट्री के सबसे अंदर बने ऑफिस में बैठा था। उसकी गोद में एक औरत थी और वो शराब पी रहा था। जैसे ही उसने मुझे गंजे आदमी को उठाए हुए अंदर आते देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत मेज के नीचे रखी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे पहले ही हरकत में आ गया। मैंने गंजे आदमी को उसकी तरफ फेंक दिया। दोनों आपस में टकरा गए और पिस्तौल जमीन पर गिरकर तेज आवाज के साथ लुढ़क गई। मैं धीरे धीरे उसकी मेज तक पहुंचा, उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जोर से मेज पर दबा दिया। फिर उसकी आंखों के सामने वो चांदी का कफलिंक रखते हुए ठंडी आवाज में पूछा कि ये किसका है। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कांपती आवाज में उसने कहा कि ये शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी झाओ तियानहाओ का है। वो सिर्फ उसके लिए काम करता है और उससे गुजारिश करने लगा कि उसकी जान बख्श दी जाए। मैंने मन ही मन झाओ तियानहाओ का नाम दोहराया। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। रात पूरी तरह अंधेरी थी। शहर के सबसे आलीशान होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक भव्य चैरिटी कार्यक्रम चल रहा था। सभी लोग महंगे सूट और खूबसूरत कपड़ों में सजे हुए थे। हर चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। सब लोग समाज सेवा की बातें कर रहे थे, लेकिन असल में ये अमीर और ताकतवर लोगों का मेल मिलाप था। झाओ तियानहाओ हॉल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसने खास तौर पर सिलवाया हुआ इटालियन सूट पहन रखा था। उसके बाल करीने से संवारे हुए थे। हाथ में वाइन का गिलास था और वो आसपास खड़े नेताओं से हंसते हुए बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर एक दयालु और सफल उद्योगपति जैसी मुस्कान थी। वहां मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस समाज सेवी चेहरे के पीछे कितने गंदे राज छिपे हुए हैं। मैं हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। मैंने वही सूट पहन रखा था जो ब्लैक मार्केट से लिया था। वो मेरे शरीर पर बिल्कुल सही बैठ रहा था। बिना किसी का ध्यान खींचे अंदर घुसने और झाओ तियानहाओ के करीब पहुंचने के लिए मुझे माहौल के हिसाब से खुद को बदलना था। मैंने अपनी चेतना बदली और जेंटलमैन पर्सनैलिटी को अपने ऊपर हावी होने दिया। अगले ही पल मेरी पीठ सीधी हो गई। मेरे कदम शांत और संतुलित हो गए। आंखों में नरमी आ गई और होंठों पर हल्की सी सधी हुई मुस्कान उभर आई। मेरी हर हरकत में एक शाही ठहराव था। मैं वहां मौजूद लोगों के बीच ऐसे घुल मिल गया जैसे हमेशा से उसी दुनिया का हिस्सा रहा हूं। किसी को भी मेरे अनजान चेहरे पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। मैं धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। मेरे जूतों की आवाज चिकने संगमरमर के फर्श पर बिल्कुल नहीं आ रही थी। सबकी नजरें सिर्फ झाओ तियानहाओ पर थीं। किसी ने भी मुंह जैसे अनचाहे मेहमान पर ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे मंच तक पहुंचा, वहां रखा माइक्रोफोन उठाया और हल्के से गला साफ किया। कुछ ही पल पहले तक शोर से भरा हॉल अचानक पूरी तरह शांत हो गया। हर किसी की नजर मेरी तरफ उठ गई। झाओ तियानहाओ भी अपनी बात बीच में रोककर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने माइक्रोफोन में हल्की मुस्कान के साथ देखा, फिर अपने कंधे से काला बैग उतारा। अगले ही पल बैग के अंदर से एक कटा हुआ सिर बाहर लुढ़क कर सफेद मेजपोश वाली मेज पर जा गिरा। वो ब्लैक मार्केट के बॉस का सिर था। पूरा हॉल एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। औरतें डर से बदहवास होकर इधर उधर भागने लगीं। मर्दों के चेहरे सफेद पड़ गए
और वो घबराकर पीछे हटने लगे। कुछ ही सेकंड में वो शानदार समारोह किसी डरावने मंजर में बदल चुका था। झाओ तियानहाओ का चेहरा गुस्से और डर से लाल पड़ गया। वो तेजी से पीछे हटते हुए जोर से चिल्लाया कि उसके बॉडीगार्ड कहां हैं। अगले ही पल काले सूट पहने दर्जन भर से ज्यादा बॉडीगार्ड साए की तरह बाहर निकल आए। उनके हाथों में काली पिस्तौलें थीं और सभी बंदूकें सीधे मेरी तरफ तनी हुई थीं। झाओ तियानहाओ पागलों की तरह चिल्लाया कि मुझे पकड़ो और खत्म कर दो। बॉडीगार्ड्स ने बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा दी। गोलियां सीधी मेरी तरफ दौड़ पड़ीं, लेकिन मेरे होंठों की मुस्कान जरा भी नहीं बदली। मुझे पता था कि इन गोलियों से बचते हुए झाओ तियानहाओ तक पहुंचने का सिर्फ एक तरीका है, और वो थी असाधारण रफ्तार। मैंने तुरंत अपनी चेतना बदली और स्पीडस्टर पर्सनैलिटी को जगा दिया। अगले ही पल मेरा शरीर धुंधली परछाई में बदल गया। ऐसा लगा जैसे समय खुद धीमा पड़ गया हो। हर गोली का रास्ता मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैं कभी झुकता, कभी एक तरफ मुड़ता, कभी कदम बदलता। मेरी हर हरकत इतनी सटीक थी कि एक भी गोली मुझे छू नहीं पाई। गोलियां मेरे कपड़ों के किनारे से गुजरती हुई पीछे दीवारों में ढंसती चली गईं, और वहां एक के बाद एक गहरे निशान बनते गए। सबकी आंखों के सामने मैं किसी भूत की तरह गोलियों की बारिश को चीरता हुआ पल भर में झाओ तियानहाओ के सामने पहुंच गया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उसका गला कसकर पकड़ लिया और उसे पूरी तरह हवा में उठा लिया। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था, उसकी सांसें रुकने लगी थीं, उसके पैर हवा में बेबस होकर तड़प रहे थे। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने नरक से निकले किसी राक्षस को देख लिया हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरी बेटी कहां है? मैं उसके कान के बिल्कुल पास झुका। मेरी आवाज सर्दियों की बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने बड़ी मुश्किल से कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। मैंने अपनी पकड़ थोड़ी और कस दी। उसकी गर्दन की हड्डियां चरमराने लगीं। दर्द इतना बढ़ गया कि उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। अब वो झूठ नहीं बोल पाया। रोते हुए उसने कहा कि मेरी बेटी खुले समुद्र में बने एक लैब में है। उसका काम सिर्फ लोगों को वहां तक पहुंचाना था। असली आदेश उससे ऊपर बैठे लोगों के थे। फिर उसने मेरी जान की भीख मांगी। हाई सीज लैब का नाम सुनते ही मेरी आंखों में हत्या की ठंडी चमक उतर आई। मेरी उंगलियां उसकी गर्दन तोड़ने के लिए और कसने लगीं। लेकिन उसी पल मेरे दिमाग के अंदर अचानक भयानक दर्द फूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे हजारों लोहे की सुइयां एक साथ मेरे दिमाग को चीर रही हों। दर्द इतना तेज था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरा पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। झाओ तियानहाओ नीचे गिरा और जोर जोर से खांसने लगा। पूरा हॉल अफरा तफरी में डूब गया। बॉडीगार्ड्स ने बंदूकें तान रखी थीं, लेकिन कोई भी मेरी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं अपना सिर पकड़कर घुटनों के बल गिर पड़ा। ठंडा पसीना मेरी पीठ से लगातार बह रहा था। तभी मेरे कानों में एक ठंडी और डरावनी आवाज गूंजी। उसने कहा कि उसे मत मारो, वो उसका शिकार है। मैंने झटके से सिर उठाया और हॉल की दीवार पर लगे बड़े शीशे की तरफ देखा। उसमें मेरा अक्स साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे ठीक पीछे एक धुंधली काली परछाई भी खड़ी थी। उसका शरीर बिल्कुल मेरे जैसा था, मगर उससे ऐसी दबाव भरी मौजूदगी महसूस हो रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसने भी मेरी तरह अपना हाथ उठाया और उसके होंठों पर खून की प्यास से भरी ठंडी मुस्कान फैल गई। फिर उसने कहा कि वही मेरे शरीर के अंदर मौजूद शुद्ध बुराई है और वही मेरी 50वीं पर्सनैलिटी भी है। मैंने अविश्वास से उसे देखा। ये कोई भ्रम नहीं था। मेरे शरीर की हर मांसपेशी तन गई। इतने सालों से जिस बिखरी हुई पहचान की बीमारी से मैं जूझ रहा था, उसका सबसे भयावह पल मेरे सामने था। उसकी मौजूदगी मेरे अंदर की बाकी सभी पर्सनैलिटीज से कहीं ज्यादा भारी थी। तभी मेरे कानों में लोहे के रगड़ने जैसी आवाज गूंजने लगी और मानसिक अस्पताल की कुछ टूटी फूटी यादें अचानक लौट आईं। आधी रात का ऑपरेशन टेबल, सिर के पीछे उठता असहनीय दर्द और कांच के कंटेनरों के आसपास सुनाई देने वाली धीमी फुसफुसाहटें। जिन यादों को मैं अब तक भ्रम समझता था, वो अचानक जुड़कर एक भयानक सच बन गई। मैं कांपती आवाज में पूछ बैठा कि क्या मानसिक अस्पताल के सारे
प्रयोग उसी के लोगों ने करवाए थे। अब मेरे अंदर डर से ज्यादा गुस्सा था। वो काली परछाई कंट्रोल पैनल तक गई और उसकी उंगलियां लाल बटन पर फिर गईं। उसने तिरस्कार भरी नजरों से मुझे देखा और कहा कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। फिर उसने पूछा कि क्या मुझे पता है मेरी बेटी का अपहरण क्यों किया गया। उसने हाथ हिलाया और सामने एक होलोग्राम चालू हो गया। स्क्रीन पर मेरी बेटी एक बेहद आधुनिक कैप्सूल के अंदर हल्के हरे रंग के तरल में डूबी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें बंद थीं। अगले ही पल स्क्रीन पर जीन का एक जटिल नक्शा दिखाई दिया। मेरी बेटी के जीन के पास एक नाम लिखा था, शैडो एक्टिवेटर। वो हंसते हुए बोला कि मेरा शरीर गॉड क्रिएशन प्रोजेक्ट का सबसे परफेक्ट पात्र है। मेरे अंदर की 49 पर्सनैलिटीज अस्थिर ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि उसे जानबूझकर उनसे अलग किया गया था। अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए उसे उसी डीएनए वाला बोन मैरो चाहिए था और मेरी बेटी ही उसकी इकलौती मिलती हुई नमूना थी। उसकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। मेरी लड़ाकू पर्सनैलिटी तुरंत जाग गई। मैंने पूरी ताकत से उसकी तरफ मुक्का चलाया, लेकिन उसने बस एक कदम हटकर उसे आसानी से बचा लिया और आराम से अपना हाथ मेरे सीने पर रख दिया। अगले ही पल काली स्याही जैसी भयानक ऊर्जा मेरे पूरे शरीर के आर पार चली गई। मैं टूटी हुई पतंग की तरह उड़कर दीवार से जा टकराया। दीवार टूट गई और मेरे मुंह से खून निकल आया। मेरे शरीर की हर हड्डी दर्द से सुन्न हो चुकी थी। उसकी ताकत और मेरी ताकत के बीच ऐसा फर्क था जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। उसी समय लैब का तेज अलार्म गूंज उठा। लाल चेतावनी वाली लाइटें तेजी से चमकने लगीं और पूरी जगह जोर जोर से हिलने लगी। तभी उस काली परछाई के पीछे से झाओ तियानहाओ बाहर आया। उसके हाथ में एक रिमोट था और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। उसने कहा कि मेरी वजह से ही नंबर 50 पूरी तरह जाग गया है। फिर उसने बताया कि इस पूरी हवेली में विस्फोटक लगाए गए हैं और खुद को उड़ाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब यहां मौजूद हर कोई नंबर 50 के साथ मारा जाएगा। अचानक जमीन के नीचे से जोरदार गर्जना हुई। धरती फटने लगी और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। मेरी नजर स्क्रीन पर दिख रहे उस कैप्सूल पर टिक गई जिसमें मेरी बेटी बंद थी। मेरा दिल जैसे थम गया। मैं चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन गिरते हुए मलबे के नीचे दब गया। टूटे हुए पत्थर मेरी पीठ पर लगातार गिर रहे थे। दर्द इतना भयानक था कि मेरी आंखों के आगे फिर अंधेरा छाने लगा। जैसे ही मेरी चेतना डूबने लगी, उसी वक्त मेरी बेटी की मासूम लेकिन दर्द से भरी चीख मेरे कानों तक साफ पहुंची। वो आवाज किसी बिजली की गड़गड़ाहट की तरह मेरे अंदर गूंज उठी। दर्द, गुस्सा और बेबसी एक साथ उमड़ पड़े और मेरी मानसिक दीवारों से टकरा गए। उसी पल मेरी चेतना की गहराई में मौजूद 49 पर्सनैलिटीज एक साथ जाग उठीं, जो हमेशा आपस में लड़ती रहती थीं। पहली बार उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी सारी ताकत मुझे दे दी। 49 आवाजें एक साथ गरज उठीं। मेरी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। आंखों के किनारों से काली नसें पूरे चेहरे पर फैलने लगीं। मेरी हड्डियां जोर जोर से टूटने जैसी आवाज करने लगीं। मांसपेशियां तेजी से फूलने लगीं। मेरे शरीर के चारों तरफ बेकाबू काली ऊर्जा घूमने लगी। ऊपर से मलबा लगातार गिरता रहा, लेकिन मैं धीरे धीरे हवा में उठ गया। काली ऊर्जा ने मेरे चारों तरफ एक विशाल भंवर बना दिया, जिसने आसपास के सारे पत्थरों को अपनी तरफ खींच लिया। मेरा शरीर अब भी इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उससे निकलती ताकत किसी इंसान की नहीं थी। अगले ही पल जोरदार विस्फोट हुआ। पूरी हवेली आग और मलबे के ढेर में बदल गई। लेकिन उसी मलबे के बीच से काली रोशनी की एक विशाल किरण आसमान की तरफ फूट पड़ी। उसकी ऊर्जा ने आसपास के बड़े बड़े पत्थरों को भी हवा में उड़ा दिया। मलबा चारों तरफ बिखर गया और मैं धुएं के बीच से बाहर निकल आया। अब मेरा शरीर पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। काली नसें पूरे शरीर पर फैल गई थीं। मेरी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनमें पुतलियां तक दिखाई नहीं दे रही थीं। मेरे चारों तरफ ठोस काली दुष्ट ऊर्जा घूम रही थी। मेरा हर कदम जमीन पर दरारें छोड़ रहा था। उस वक्त मैं पूरी तरह अपना होश खो चुका था। 49 पर्सनैलिटीज का जबरन एक होना मुझे दुनिया खत्म कर देने जितनी ताकत दे चुका था, लेकिन उसी के साथ मेरी मानसिक दीवारें भी पूरी तरह टूट चुकी थीं।
मैं बेकाबू जानवर की तरह गर्जा और बच गए सुरक्षा कर्मियों पर टूट पड़ा। उनकी ट्रेनिंग मेरे सामने बिल्कुल बेकार थी। जहां जहां मेरी काली ऊर्जा पहुंचती, वहां हड्डियां टूटने और चीखों की आवाजें गूंजने लगतीं। गोलियां मुझ पर लगातार चलती रहीं, तलवारें मुझ पर बरसती रहीं, लेकिन कोई भी मुझे छू तक नहीं पा रहा था। मेरी काली ऊर्जा उन्हें छूते ही तोड़ देती थी। इसी खूनी तबाही के बीच अचानक मेरी बेटी की बहुत हल्की लेकिन साफ आवाज फिर मेरे कानों तक पहुंची। उसके डर और बेबसी से भरी पुकार किसी मधुर धुन की तरह मेरी चेतना के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गई। मेरी पूरी काली आंखों में एक पल के लिए संघर्ष की हल्की सी चमक दिखाई दी। मैं वहीं रुक गया। मैंने अपनी हथेली पर लगे खून की तरफ देखा और मेरे सीने में असहनीय पीड़ा उठी। मेरे मन में बस एक ही ख्याल बचा था, मेरी बेटी। वही धुंधला सा एहसास अंधेरे में जलती एक छोटी सी रोशनी बन गया। मैंने तुरंत अपना सिर समुद्र की दिशा में घुमा दिया, जहां से उसकी आवाज आ रही थी। फिर मैं तीर की तरह हवेली के हेलीपैड की तरफ दौड़ा। वहां एक हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर उड़ान भरने ही वाला था। मैं कुछ ही कदमों में उसके पास पहुंच गया। मैंने एक हाथ से उसका लैंडिंग गियर पकड़ लिया, पायलट को बाहर खींचकर जमीन पर फेंक दिया। मैं कॉकपिट के अंदर भी नहीं गया। एक हाथ से हेलीकॉप्टर के बाहर लटका रहा और दूसरे हाथ को इंजन पर दे मारा। मेरी काली ऊर्जा इंजन के अंदर समा गई। अगले ही पल हेलीकॉप्टर अपनी सीमा से कहीं ज्यादा ताकत के साथ आसमान में उछल गया और सीधे खुले समुद्र की तरफ उड़ चला। बादल तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे और मैं अब भी हेलीकॉप्टर के बाहर लटका हुआ था। मेरी काली ऊर्जा तेज हवा में पागलों की तरह लहरा रही थी।